हमारे देश की वो जगह जहां बादल जमीन को छूते हैं, नदियां गीत गाती है, पहाड़ पहरेदारी करते हैं और सूरज सबसे पहले नमस्ते करता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के उत्तर पूर्वी भाग यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी जानेंगे। अब इस सेवन सिस्टर एंड वन ब्रदर, सेवन सिस्टर मतलब जो 7 राज्य नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे जो चिकन नेक के थ्रू कनेक्टेड है, और बाकी सिक्किम। आज इनकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ का कल्चर कैसा है और किस तरह से हमारे देश के भूगोल में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो हम इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, जिसके अंदर कौन कौन सा था, सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश जहां पर सबसे पहले सनराइज होता है। दूसरा असम जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड सिक्किम। तो मतलब 7 बहनें एक भाई, इनकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और आपको मैं बताता हूं, जब हम किसी भी चीज की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस चीज के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर स्टडी सबसे ज्यादा की जाती। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वहां के फिजिकल फीचर्स, वहां पहाड़ है, पठार है, मैदान है। दूसरा, वहां के जंगल, किस तरह के जंगल है, उस इलाके का ड्रेनेज, कोई इंपॉर्टेंट नदी, कोई तालाब, वहां का कल्चर और वहां की इकोनॉमी, वहां के लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। एक सिक्किम एक्स्ट्रा है, 7 बहनें एक भाई, और आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के फिजिकल फीचर्स की। तो जब फिजिकल फीचर्स को डिस्कस किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है इस पार्ट में आने वाला हिमालय। अब हिमालय यहाँ पर कैसे आता है, देखो, हिमालय इंक्लूड द ईस्टर्न हिमालय। अब जो हिमालय का हिस्सा है पूरा, हिमालय जम्मू कश्मीर से शुरू होता है तो कहां तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो अरुणाचल प्रदेश में आ रहा ना हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में से एक है। तो हिमालय का रीजन इंक्लूड द ईस्टर्न हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फीचरिंग स्नो कवर्ड पीक, ग्लेशियर एंड डीप वैली। अब यहां पर आपको ऊंची ऊंची शिखर पाई जाती है ना, स्नो कवर्ड जो बर्फ से जमी होती है, गहरी खाइयां पाई जाती है। तो जियोग्राफिकली देखते ये पूरा इलाका आता है हिमालय के अंदर। तो सिक्किम आ गया, फिर एक दूसरा देश भूटान आ गया। उसके बाद अब हम देखें तो हिमालय का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर पटकाई बम, ठीक है, मिसमी, ऐसी कई सारी पहाड़ियां हैं। तो ये आ गया हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जहां पर हिमालय आता है। तो ये हिमालयन पार्ट हो गया पहला, बिल्कुल सर। दूसरा आ जाता पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को बोलते हैं। हिमालय अपने आप में एक माउंटेन है जो कश्मीर से अरुणाचल तक चलता है। जब अरुणाचल प्रदेश से ये नीचे की तरफ आना शुरू होता है, जब अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए जब म्यांमार की तरफ जाता है, उसे हम बोलते पूरब का आंचल या पूर्वांचल। तो ये हिमालय का एक्सटेंशन है ईस्टवर्ड, पूर्वांचल। अब पूर्वांचल सीरीज के अंदर क्या क्या आता है, पटकाई माउंटेन अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स आपकी नागालैंड में, मिजो हिल्स, लूसे हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, ये सारी इसके अंदर आ रही जो आपको यहां दिखाई दे रही। देखो, पटकाई हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, मणिपुर हिल्स हो गई, मिजो हिल्स हो गई, गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गई, बरलई हिल्स हो गई। ये सारे का सारा पूर्वांचल है जो कि हिमालय का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। और बेटा यही पूर्वांचल जब म्यांमार के अंदर एंटर करता है तो उसका नाम हो जाता अराकान योमा और पेगु योमा। तो अराकान योमा एंड पेगु योमा ऑफ म्यांमार आर द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। फिर आ जाते हैं यहाँ के रिवर प्लेन्स, किस इलाके पर कैसी नदियां पाई जाती। तो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड बराक रिवर, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। ये देखो, ये आपको मिली ब्रह्मपुत्र रिवर। ये अरुणाचल प्रदेश से नामचा बारवा से एंटर करती है, वहां पर इसका नाम दिहांग होता है। फिर जब वो अंदर की तरफ बहती है तो यहां पर आती है असम के अंदर, जहां उसका ओरिजिनल नाम आता रेड रिवर और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा एक पहाड़ी नदी है, बट एकमात्र असम ऐसा इलाका, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। ब्राउन कलर इन द मैप इज डिपिक्टिंग द माउंटेन, बट जो ग्रीन कलर है इट इज प्रिस्क्राइबिंग, इट्स डिस्क्राइबिंग द वैली एंड प्लेन्स। ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा ना, ये मैदानी हिस्सा है। और जब हम भारत के उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो हम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदान सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाई देते असम के अंदर, फिर बांग्लादेश में होते हैं, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ असम में दिखाई देंगे। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र के मैदान। इसके अलावा यहां पर आपको मिल जाएगी बराक रिवर,
ये बराक रिवर आगे जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिलेगी। तो बराक रिवर और ब्रह्मपुत्र ये दोनों उत्तर पूर्वी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर इनसे जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरीज हो गई, वो सब हो गया। सर बस क्या दो ही है क्या? नहीं, ये दो नहीं और भी है। यहाँ पर चिदविन और ऐसी रिवर है जो मणिपुर इधर से होते हुए इधर जाकर के मिलती म्यांमार तरफ, बड़ो काफी छोटी है। मेजरली जब डिस्क्राइब किया जाता है तो बराक रिवर और सेकंड तौर मतलब मेन तौर पर ब्रह्मपुत्र और सेकंड पर बराक आ जाता है। यही ब्रह्मपुत्र जिसमें सिक्किम से नदी जुड़ रही तिस्ता, जो सिक्किम से निकल के आ रही, सिक्किम की लाइफलाइन कही जाती, वही सिक्किम से आकर के इसमें जुड़ती है। फिर इसके बाद ये हो गई रिवर वैली। फिर आ जाएगा वैली एंड प्लेट्यूस, यहां पर आने वाले वैली, यहां पर आने वाले प्लेट्यूस। तो यहां पर आपका इंफाल वैली होगी, दूसरा उसके बाद शिलोंग प्लेट्यू आएगा। शिलोंग प्लेट्यू कहां था? मेघालय के अंदर। ये देखो इंफाल पे नहीं, मणिपुर तरफ आ जाएगी इंफाल, फिर यहां पर शिलोंग प्लेट्यू मेघालय के अंदर आ जाता, कार्बी एलोंग प्लेट्यू आपका असम के अंदर आ जाता। तो हमने क्या किया जाना, सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंज, बिल्कुल सर जी, ये हो गया हिमालयन माउंटेन रेंज। दूसरा हमने क्या जाना, यहां पर जो पाया जाता है सेकंड इज दी पूर्वांचल, जो यहां से यहां तक आने वाली पहाड़ियां पूर्वांचल, इसके अंदर गारो, खासी, जयंतिया, पटकाईबम, मीजो, नासा, नागा हिल्स, ये सारी इसके अंदर आ गई। तो ये आपका हो गया ईस्टर्न पार्ट। फिर आ जाएगा आपका वैली, ब्रह्मपुत्रा वैली। तो ब्रह्मपुत्रा वैली में लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड माजुली, क्योंकि फ्लैट इलाका है, नदी के डिपोजिशन, नदी के इरोजन से आइलैंड बना हुआ है, तो माजुली आइलैंड हमें यही मिलता है, प्लेन इलाका हो गया। और फिर उसके बाद हमने देखे प्लेट्यूस, तो प्लेट्यूस के नाम पर मेघालय प्लेट्यू, जिसका नाम शिलोंग प्लेट्यू पड़ा। फिर उसके बाद कार्बी एलोंग प्लेट्यू आपको असम के अंदर मिलेगा। तो ये यहां पर पाए जाने वाले पठार, पहाड़, मैदान वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जाएगा ड्रेनेज। तो वैसे तो हम ड्रेनेज बात कर चुके, बट और डिटेल में जानते हैं। पहला आता ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र मेन लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैं आपको बता चुका हूं, इस पूरे उत्तर पूर्वी भारत की, कहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर सिक्किम तक, सबका पानी कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलता। ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी है जो कि तिब्बत से निकल के आती है, यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंट्री करती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ की लाइफलाइन है, नोन एज सैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। हमारे भारत के अंदर आसाम में उसको रेड रिवर भी बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र के नाम से, मतलब ब्रह्मपुत्र को जो ओरिजिनल नाम मिला है वो इंडिया के अंदर आसाम में ही मिला है। फिर आ जाती बराक रिवर। तो मेजर रिवर ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों की जो मैं आपको बता चुका हूं, ये यहां पर मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इस इलाके से बहने वाली नदी जो है दैट इज बराक रिवर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ की हो गई। फिर इसके बाद आ जाएगा बराक रिवर के बाद अदर ट्रिब्यूटरी, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, दिबांग एंड कोपिली, ये जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। तो मैंने आपको क्या बोला, मेन रिवर ब्रह्मपुत्र है। मैं ये रिपीटेड फॉर्म में बोला मैंने आपको, जब रिवर प्लेन्स पढ़ा रहा था तब भी बताया था। मेन रिवर ब्रह्मपुत्र है और दूसरी बराक, बाकी नदियां उसमें जाकर के मिल जाती है। फिर आता वेटलैंड एंड प्लेन्स। वेटलैंड मतलब कि ऐसी भूमि जो जिसका वाटर टेबल चार्ज जो हो, ऐसी भूमि जो साल भर जो जहां पर वाटर कैचमेंट एरिया बहुत अच्छा हो, ऐसी भूमि जिसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी हो, उसे वेटलैंड बोलते, आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड यहां पर बड़ी फेमस है। एक तो लोकटक लेक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है लोकटक लेक। लोकटक लेक मणिपुर में पाया जाता है, वेरी फेमस। इसके ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड केबुल लैमजाओ भी पाया जाता है। और ये जो आइलैंड्स है, इन आइलैंड्स को हम बोलते हैं फुमडीज। ये पता फ्लोटिंग होते, आज यहां दिखाई दे रहे, कल बहते हुए कहीं और चले जाएंगे। और अगर आप बोलो कि सर ये कैसे यहां पर रहते हैं, तो इनका जो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, मिट्टी और एयर, ये उस झील के ऊपर होते हैं और वहीं से मूवमेंट करते रहते, बैलेंस करते रहते। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर जो घर होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, इन आइलैंड के ऊपर बन जाता। आप ऐसा मत समझना कि सर ये सर्कुलर नेचुरल बना के, नहीं, ये लोग किसान लोग बना, ये यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं ना, मछुआरे, वो बना लेते ऐसा गोल गोल, उस फ्लोरा को यूज करते और इस तरह का गोल बना लेते हो, फिर इसके अंदर करते मछली पालन। तो ये जो इलाका है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट, जिसके अंदर मणिपुर, तो मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है, जहां वर्ल्ड्स फ्लोटिंग आइलैंड पाया जाता है, केबुल लैमजाओ। और इसी आइलैंड के ऊपर एक हिरण पाया जाता है, संगाई डियर, वो भी बड़ा फेमस है। ठीक, तो ये हुआ वेटलैंड, लोकटक लेक। लोकटक लेक के बाद आ जाएगा आपका डिपोर बिल। तो डिपोर बिल, बिल आसामी भाषा का आसामी शब्द है बिल, और उसका मतलब होता है एक तरह का तालाब। तो डिपोर बिल इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आसाम के अंदर पाई जाती। तो देखो, आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पानी का जो मेजर सोर्स है वो या तो ब्रह्मपुत्र है, या बराक है, या फिर यहां पर बने बने छोटे छोटे वेटलैंड्स हैं, जिसमें से दो मुख्य बड़े वेटलैंड का नाम मैंने बता दिया आपको, एक लोकटक लेक मणिपुर
जहां पर केबुल लैमजो नेशनल पार्क, दूसरा दीपोर बिल जो कि असम के अंदर आता है। तो ये यहां का ड्रेनेज सिस्टम हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगला जाता फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। तो ओवर 65 टू 70% एरिया अंडर द फॉरेस्ट। आप ऐसा समझ लो, देश के सबसे डेंसली जंगल, मतलब डेंसिटी वाइज देश के सबसे ज्यादा जंगल कहां पाए जाते हैं? मेघालय मिजोरम वाले इलाके के अंदर पाए जाते हैं, मिजोरम खास करके। यहां पर 90% प्लस, इस 80% प्लस इस स्टेट का हिस्सा जंगलों के अंदर आता है। तो मिजोरम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम। आसाम के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। तो ऐसे कई सारे नेशनल पार्क हैं। जब आप मेघालय के अंदर देखोगे तो वहां वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो फिर आप खुद समझ लो वहां के जंगल कितने प्यारे होंगे। साथ ही साथ नागालैंड के अंदर देखा जाए तो इंटान की नेशनल पार्क। तो इस इलाके के अंदर नेशनल पार्क हो रही बहुत ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी बहुत अच्छी जंगल की। यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बात हमें याद रखना होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमारे देश में 3 जगह पाए जाते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार। 3 जगह पाई जाती है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही होगा, अरुणाचल, मेघालय। सेमी एवरग्रीन मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी यहां पर पाए जाते हैं, आसाम और नागालैंड में। जहां पर थोड़ी हल्की कम बारिश होती है, हल्की कम उमस होती है, उस इलाके के अंदर, आसाम और नागालैंड के अंदर इस तरह के जंगल भी पाए जाते हैं, जैसे काजीरंगा हो गया। बैम्बू फॉरेस्ट बड़े फेमस, यहाँ के बांस के जंगल बहुत फेमस है। यही कारण है कि यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत आगे रहते हैं, मतलब हाथ से बनाते चीजें, और अलग अलग चीजें, जैसे बांस की टोपी बना ली, बांस का एक बैग बना लिया, है ना, बांस की छतरी बना ली। ये इस तरह की चीजें बड़े फेमस होती हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वर्ल्ड के अंदर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिनमें से 4 इंडिया के अंदर है, और उन 4 में से एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। तो वन हॉर्न राइनो यहां पर पाया जाता काजीरंगा के अंदर, रेड पांडा सिक्किम में पाया जाता है, फिर होलॉक गिबन पाया जाता, क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता। ये इस इलाके के अंदर पाए जाने वाले वन्य जीव है। ठीक है, आई बात समझने? तो हमने यहाँ का जंगल देखा, ये पूरा फॉरेस्टेड इलाका है। क्यों फॉरेस्टेड इलाका है गुरुजी? क्योंकि बारिश बहुत अच्छी होती है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश मौसिन राम में होती, जो मेघालय के अंदर आता। मेघालय मतलब मेघ का आलय, बादलों का घर। आगे बढ़ते क्लाइमेट देख लेते हैं। तो डोमिनेटेड बाय ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मतलब कि थोड़ा ठंडा, और ट्रॉपिकल मतलब हल्का गर्म। तो आप आसाम निचले हिस्सों में देखोगे तो आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, पर जब आप अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन, मेचुका रीजन, इस रीजन को देखोगे तो आपको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मिलेगा, जो कि ठंडा होता है, ठंडा क्लाइमेट भी हमें मिलेगा। हेवीएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड मौसिन राम एंड चेरापूंजी इन मेघालय। मेघालय के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक। विंटर्स आर माइल्ड इन द प्लेन्स बट स्नोवी इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके के अंदर बर्फबारी होती है, बाकी आसाम के जो मैदान है इस इलाके के अंदर आपको ठंड आमतौर पर जैसी हर जगह लगती वैसी लगेगी। बट पहाड़ी हिस्सों में जैसी हाइट बढ़ती जाएगी, वो नागालैंड हो, वो मेघालय हो, वो या हो अरुणाचल प्रदेश, हर जगह पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में खासकर। अब बात कर लेते हैं यहाँ की ऑक्यूपेशन की, यहाँ के लोग क्या किस तरीके से काम करते। तो एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन। हमको पता है हमारा पूरा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% की आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इससे अछूता नहीं रह जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। चावल, मेज, माइलेट, पल्स प्लेन्स के अंदर होती, जो प्लेन्स हमें दिखाई देते इसके आसाम के प्लेन्स, इसके अलावा जिन भी राज्यों के अंदर हल्के फुल्के भी प्लेन्स आते, छोटे छोटे फ्लैट इलाके, उस इलाके के अंदर ये राइस, मेज, माइलेट इनको लगाते लोग देर ही नहीं करते। टी प्लांटेशन इन आसाम, हमारे देश का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम करता है। आसाम के अंदर चाय के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेजों ने चाय बागान टाइम इस्तेमाल किया था, डे लाइट को यूज करने के लिए। तो आप समझो कि जब हमें चाय बागान नाम से एक समय निकालना पड़ा, तो वहां पर चाय बहुत ज्यादा मात्रा में होती। तो चाय का उत्पादन यहाँ होता है। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन एक प्रकार का स्लेश एंड बर्निंग होता है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जंगल जलाते हैं, साफ सफाई करते, खेती करते, कब तक? जब तक कि उस खेती की, उस जमीन की फर्टिलिटी हो। जैसे जमीन अपनी 1-2 साल में फर्टिलिटी लूज करने लगती है, तो उस खेत को खाली छोड़ देते, दूसरी जगह को साफ करते और वहां खेती करते 2-3 साल तक। 2-3 साल बाद ये खेत अपनी फर्टिलिटी फिर रिटेन कर लेगा, फिर वापस यहाँ आ जाते। मतलब इसको बोला जाता है लैंड रोटेशन, मतलब जमीन बदल रही है तो लैंड रोटेशन इसको बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द हिल्स। हैंडीक्राफ्ट एंड बैम्बू, मैंने आपको बताया था हैंडीक्राफ्ट यहाँ बड़ा फेमस है, बैम्बू को इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनली, और यहाँ की बैकबोन भी। यहाँ के जो लोग हैं आमतौर पर आदिवासी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, 400 प्लस एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ये लोग बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं टोकरी बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए, मैं नाना प्रकार की चीजें बैम्बू से बना लेते हैं। टूरिज्म,
यहाँ की ऑक्यूपेशन का, यहाँ की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है टूरिज्म। देखो ऐसे राज्य है जो टेरेन है, पहाड़ी राज्य, यहाँ खेती अच्छी नहीं हो सकती, बड़े संस्थान यहाँ पर हम लोकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो टूरिस्ट को भगवान मानते, बड़े अच्छे बर्ताव से टूरिस्ट से पेश आते हैं। मतलब आप जाओगे वहां पर, आपको बहुत अच्छे ढंग से वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आप इस तरफ चले जाइए, हिंदी बोलोगे, हिंदी नो हिंदी, इंग्लिश यस इंग्लिश, हिंदी नो खासी, वो उनकी भाषा में बोलेंगे आपको, आपकी भाषा पर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगने देंगे कि आप बात नहीं कर पा रहे हो। वो जो बोलेंगे आप समझ जाओगे, आप जो कहोगे वो मान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छा होता, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल कल्चर, अट्रैक्टिव विजिटर। हमारे देश के अंदर कितनी सारी चीज़, वॉन्डरलस्ट, मतलब हर तरह की चीज़ें लोगों को घूमना होता है, और कितनी अच्छी बात है। तो आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया जरूर जाइएगा, आपको लिटरली वहाँ हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने आपको बोला ना, जहाँ सूरज नमस्ते करता है, जहाँ बादल धरती को छूते हैं, जहाँ पर नदियाँ गीत गाती और पहाड़ देश की हिफाजत करते, वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एवर यू वांट टू गो यू कैन गो, अगर चांस मिले जरूर जाइएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस, यहाँ पर आसाम वाले इलाके के अंदर ये भी एक बड़ा सोर्स है अर्निंग का। जैसे डिगबोई, डिगबोई इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, हमारे देश की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी डिगबोई बराउनी पाइपलाइन जो है। तो यहाँ पर ये भी एक ऑक्यूपेशन का साधन है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम बैम्बू, टूरिज्म एंड ऑयल रिफाइनरी, ये यहाँ का वो है ऑक्यूपेशन। अब बात करते हैं इन द एंड ऑफ द डे कल्चर, यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, ये किस तरह की संस्कृति, किस तरह की मर्यादा, किस तरह की सभ्यता, किस तरह के रीति रिवाज को अपनाते हैं। तो आइए कल्चर की बात करते हैं। तो नोन एज लैंड ऑफ ट्राइब, यहाँ 200 प्लस, 400 नहीं 200 प्लस एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं। एथनिक ग्रुप मतलब उस पर्टिकुलर इलाके में रहने वाले ट्राइब। यहाँ पे नीसी ट्राइब, सिंगफोस ट्राइब, खासी ट्राइब, गारो ट्राइब, अलग अलग प्रकार की ट्राइब मिल जाएगी। तो 200 प्लस एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं, साथ ही साथ 400 प्लस डायलेक्ट, उनकी जो जुबान है 400 प्लस है। अब सोचो कि देश का एक छोटा हिस्सा है, उस छोटे हिस्से में भी 400 अलग अलग भाषा आ रही है, तो फिर देश की विविधता कितनी हुई। और यही विविधता भारत को जोड़ती है और एकजुटता में लेकर के आती है। आप इसको ऐसे समझ लो, इंद्रधनुष के 7 रंग है, अगर एक भी हटेगा ना तो देखने में मजा नहीं आएगा। तो ये सातों राज्य मिल करके 400 यहाँ पर लोकल डायलेक्ट भी बोली जाती है। डांस एंड म्यूजिक, बिहू डांस ऑफ आसाम वेरी फेमस, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता। बिहू डांस कहाँ होता है, आसाम के अंदर होता है, यहाँ के लोग परफॉर्म करते हैं बिहू डांस को। दूसरा चेरावा बैम्बू डांस, आपने वो देखा होगा, वो बांस को यूं ठोकते हैं लोग, उसके अंदर ऐसे यूं करते हैं, मतलब जो भी डांस होता है उनका। तो बैम्बू डांस भी यहाँ का बड़ा फेमस होता मिजोरम के अंदर। फिर होता वंगाला, तो वंगाला मेघालय के अंदर होता है, ये गुड हार्वेस्टिंग के होता है। जब किसानों की अर्निंग अच्छी होती, खेतों के अंदर हार्वेस्ट अच्छा होता, कमाई अच्छी होती, खेती में उत्पादन अच्छा होता, उस समय ये इस प्रकार का वंगाला एक फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते। फूड की बात करोगे तो चावल बड़ा हमारे देश में स्टेपल फूड में बड़े ज्यादा नाम पर आता है। दूसरा फिश, मछलियां, बैम्बू शूट। अब बैम्बू शूट क्या होता है, जो छोटे छोटे बांस होते हैं ना, उन छोटे छोटे बांस को जब वो बड़े नहीं होते तो कमजोर होते, नरम होते, मुलायम होते, उनको तोड़ करके लाया जाता है। फिर उनको मिर्ची, नमक और अलग अलग प्रकार के पेस्ट, जो मसालों के पेस्ट होते हैं, उनके साथ पानी में डाल करके एक समय तक रख दिया जाता है। 7 से 8 दिन के बाद वो तीखे हो जाते हैं। फिर जब आप उनको खाओगे वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। फिर ये हुआ बैम्बू शूट्स। फिर उसके बाद पोर्क एंड हर्ब्स, ये चीज यहाँ के लोग जड़ी बूटी भी इस्तेमाल करते, पॉक भी इस्तेमाल करते खाने में। रिलीजन की बात करोगे, हिंदुइज्म यहाँ पर है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है, बुद्धिज्म यहाँ पर है, एनिमिज्म यहाँ पर। एनिमिज्म मतलब कि जंगलों को, जानवरों को मानना, ये लोग बहुत करते हैं। पहाड़ों की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। तो ये एनिमिज्म यहाँ पर, जैसे आपने कंटारा देखी होगी, तो इस तरह का एनिमिज्म यहाँ का भी बड़ा फेमस है, पीसफुल। फिर आ जाएगा फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल क्या है, एक बर्ड है, मैंने बोला ना बर्ड को बड़ा मानते हैं, चीजों को, नेचुरल चीजों को बहुत मानते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता नागालैंड के अंदर। फिर संगई फेस्टिवल होता मणिपुर के अंदर। संगई इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। संगई डियर बहुत सुंदर होता है, जो केबुल लैमजो नेशनल पार्क के ऊपर पाया जाता है, जो भी मैंने आपको लोकटक लेक बताया। तो वही आपका संगई डियर भी यहाँ बड़ा फेमस होता है। लोसार अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये इस तरह का फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। लोसार जो होता है ना, इट इज न्यू तिब्बतन ईयर, तिब्बत का न्यू ईयर होता है, तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर होता है उसको बोला जाता है लोसार। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरह के फेस्टिवल को ये लोग मनाते हैं। सो दिस वाज द जियोग्राफी, कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारे देश में हर जगह आदिवासी रहते हैं, हर जगह अलग अलग पहाड़ है, अलग 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 पर्वत है, घाटियाँ है। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। दिन की शुरुआत सबसे पहले होगी, साथ ही साथ
सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का आलम हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर किसी अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।